statement. A 4 centimeter tall object, a 4 centimeter tall object is at 16 centimeter, is at 16 centimeter from a converging lens, from a converging lens of focal length 24 centimeter. Converging lens of focal length 24 centimeter. Find the position, nature, find the position, nature and size of the image. Find position, nature and size of the image by using lens formula. By using lens formula. So first of all, what is this 4 centimeter given to you? Height of object. What is the symbol for that? H1. Is it positive or negative? Always positive. Okay, because those heights are taken to be positive that are above the principal axis. Object is always kept above the principal axis, so that's why we'll take its height always positive. H1 is positive. What is the 16 centimeter given? U. Distance of object given है. Is it positive or negative? Negative. U is always negative. Now focal length of converging lens, convex lens, that is positive or negative? Positive. Focal length of convex lens, convex mirror आपको बताया था always positive होती है. Focal length of concave mirror and concave lens is always negative. तो ये यहाँ पे पॉजिटिव, जब ये साइन सारे ठीक होंगे. अब निकालना क्या आपने? पोजीशन ऑफ इमेज V, हाइट ऑफ इमेज H2 और नेचर ऑफ इमेज के लिए मैग्निफिकेशन. So these three things you have to find and these three things are given to you. So first of all we will be using lens formula. So what is lens formula? 1 over f is 1 over v minus 1 over u. तो यहाँ से आप वैल्यूज पुट करिए विद साइंस, प्लस माइनस माइनस ये हो गया. तो ये 1 over v है, यहाँ से v निकल आएगा. बताइए v क्या है? -48. तो v आएगा आपका -48. अब वेरीफाई करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम. ठीक है, रे डायग्राम बनाते हैं. तो ये कन्वेक्स लेंस है. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, फोकस ऑन बोथ द साइड्स एंड 2f ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, अब इसकी फोकल लेंथ है 24 सेंटीमीटर, तो 2f है 48 पे. अब आप देख लो, वेल इमेजिन, यू कैन वेल इमेजिन कि आपका 48 पे आ रहा है. इमेज कहाँ पे बन रही है? 2f पे बन रही है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे? -16. Are you sure 48 आ रहा है सॉल्व करके? हाँ, नहीं आ रहा 48. ये 2f वाला केस थोड़ी बन रहा है. -4. एक मिनट देखो पहले. 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, मतलब f और o के बीच में है. इसी साइड पे बनेगी इमेज आपकी, तो ये फोकल लेंथ से तो ज्यादा ही होगी. -48. अच्छा, पर इसी साइड पे बन रही है ना, तो हो सकता है, तो इधर आ ही सकता है, कोई बात नहीं. ठीक है, इस साइड पे आ ही सकता है, कोई प्रॉब्लम. यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स नहीं होती. तो यस, दैट इज -48 सेंटीमीटर. तो अब इसका रे डायग्राम बनाइए साथ में. वन रे passes through F, another ray passes through O, and on producing them backwards, यहाँ पर इमेज बनी. हाँ, तो 2f पे बन सकती है, कोई प्रॉब्लम. नेगेटिव साइन आ रहा है ना, तो इस साइड पे है. नेगेटिव साइन से पता लग रहा है कि इमेज हमारी उसी साइड पे बन रही है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है. इट हैपन्स ओनली इन वन केस, लास्ट केस, व्हेन द इमेज फॉर्म्स इज वर्चुअली इरेक्ट. चलिए अब हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन. ठीक है, मैग्निफिकेशन फॉर लेंस इज +v by u. अब v है -48, u है -16. ठीक है, तो कितना आ गया? मैग्निफिकेशन इज +3. पॉजिटिव साइन शोज दैट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. नेचर पता चल गया.
और इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स इमेज इज मैग्नीफाइड. सो नेचर पूरा पता चल गया. वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म. ठीक है. उसके बाद हाइट के लिए अगेन विल यूज नेक्स्ट वन मोर फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन. height of image over height of object, h2 over h1. So put the value magnification is 3, h2 फाइंड करना है और ये 4. तो height of image हो गई +12 सेंटीमीटर. तो यू कैन सी ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इन कंपैरिजन. तो 3 टाइम्स हो सकता है, कोई प्रॉब्लम. So this way, this is one complete numerical based on converging lens, convex lens. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम उन्होंने लैंग्वेज यूज की थी सिक्योरिटी मिरर. कौन सा मिरर? सिक्योरिटी मिरर. कौन सा? कन्वेक्स. कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड सिक्योरिटी मिरर, विजिलेंस मिरर, रियर व्यू मिरर. ठीक है. तो विजिलेंस को ही हम सिक्योरिटी बोल देते हैं. ऑलराइट. तो जब ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अगर मिरर गलत आइडेंटिफाई किया तो आगे गलत हो जाएगा, सारा ही क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन. ये भी कन्वेक्स लेंस का है. वेट, यहाँ पे 2f पे बनी है, वैसे फिक्स नहीं होता. इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो जैसे जैसे वेरी करता जाएगा ये भी वेरी करता जाता है. ठीक है. हाँ जी. थ्योरी के नोट. थ्योरी के आई डोंट हैव. numericals there is no end to numericals. So I'll try. हाँ 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 हाँ. क्या है वो? हाँ, मैंने आपको एक समरी नहीं भेजी थी सारे चैप्टर्स की. लाइट की अलग भेजी थी, करंट की. उसमें एक ही पेज में सारा कुछ, सारे फॉर्मूले हैं, सारे इमेज फॉर्मेशन के केसेस, सब कुछ एक में ही. हाँ भेजी थी. तो वो आपको काफी यूजफुल होगा अगर आप उसको यूज कर लो. चलो लिखो एक क्वेश्चन. हाँ, पावर ऑफ लेंस में भी आप बहुत गड़बड़ करते हो. लिखो यू हैव टू लेंसेज ए एंड बी. यू हैव टू लेंसेज ए एंड बी ऑफ फोकल लेंथ +10 and -10 centimeter respectively. +10 and -10 centimeter respectively. एक तो यू हैव टू स्टेट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस. चलो वो हो गया. आगे है which of the two lenses will form a virtual and magnified image of an object placed 8 centimeter from the lens. Draw a ray diagram. So in any form they can give the question. आप निकालिए इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन. निकालो. लिखो कैलकुलेट इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन. Calculate effective focal length of combination. Which of two lenses will form a virtual and magnified image? Which of the two lenses will form virtual and magnified image of an object placed 8 centimeter from the lens? 8 centimeter from the lens. देखो मैग्नीफाइड इमेज कौन बना सकता है? +10 सेंटीमीटर वाला लेंस, कन्वेक्स लेंस. जो कनकेव लेंस है इट विल फॉर्म ऑलवेज वर्चुअल इमेज बट डिमिनिश्ड होगी, वो कभी मैग्नीफाइड नहीं हो सकती. सो नेचर ऑफ दैट लेंस इज कन्वेक्स लेंस. तो कन्वेक्स लेंस में अब आपने आगे न्यूमेरिकल करना है. उसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है. ठीक है. वहां से आप u आ गया, f आ गया, v निकालना. 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का. हाँ कितनी आ रही है? हाँ +10 सेंटीमीटर. +10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर. चलो कौन सा केस है ये रे डायग्राम में बताइए. ऑब्जेक्ट बिटवीन व्हाट?
यही वाला, यही केस है। फोकल लेंथ उसमें 10 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 8 है, तो अगेन बिटवीन एफ एंड ओ रे डायग्राम यही बनेगा आपका। इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकालते हैं। F1 है +10 सेंटीमीटर, F2 इज -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो P1 या फिर चलो पावर्स निकाल लेते पहले। 100/F1, ठीक है, ये आ गई +10 डायोप्टर, तो पहला कन्वेक्स लेंस है। P2 आपका आ गया -10 डायोप्टर। इन द सेम वे ना इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन 1/F1 + 1/F2। ठीक है, तो करिए इसको सॉल्व, कितना आ जाएगा, मतलब 1/F इज 10 - 10, 0 आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, तो 1/F आपका 0 आ गया। ये पावर ही तो है जो हमने अभी निकाली, पावर्स ही तो है, राइट। सो फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है इसका मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इट्स इक्विवेलेंट टू अ प्लेन मिरर। ठीक है, इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसकी होती है, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और एक चीज और, किसकी पावर 0 होती है, ये P = 1/F हो गया ना, तो पावर 0 हो गई एक तरह से, हम यही कह सकते हैं। सन ग्लासेस फॉर एग्जाम्पल, जो गॉगल्स लगाते हैं सन ग्लासेस, उनकी पावर 0 होती है, तो वो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट पावर आपकी 0 आ रही है और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो है वो इनफाइनाइट आ रही है। चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। अ चाइल्ड, ये वैसे ही बता दो, अ चाइल्ड फोकसेस सनलाइट, a child focuses sunlight on the tip of a matchstick, what will happen and what is the reason? बताइए कैसे फोकस करेगा वो, कन्वेक्स लेंस से। कन्वेक्स लेंस के अगर रेज पैरेलल जा रही हैं तो इमेज फोकस पे बनेगी, तो फोकस पे he will keep the tip of matchstick, it will start burning because convex lens is a converging, it converges all the sun rays to a single point called focus. नेक्स्ट लिखिए, an object is kept in front of, an object is kept in front of a converging mirror of focal length, converging mirror of focal length 20 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर। तो हो सकता है वो इसके लिए ऐसी लैंग्वेज यूज करें कि इन फ्रंट ऑफ शेविंग मिरर या मेकअप मिरर, है ना, तो आपको पता है उसमें मैग्नीफाइड, तो कौन सा वो मिरर हो सकता है, कनकेव मिरर। द इमेज इज 3 times, द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर। The image is 3 times the size of object. Calculate 2 possible distances of the object from the mirror. ऐसा 2 सिचुएशंस में हो सकता है। वर्चुअल इमेज भी तो मैग्नीफाइड हो सकती है, 3 टाइम्स हो सकती है, और रियल इमेज भी इसकी मैग्नीफाइड हो सकती है जब बिटवीन f एंड 2f रख सकते हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन सकते हैं, वो दोनों उन्होंने पूछा। तो एक बार आप इमेज को लेट द इमेज बी रियल, दूसरी बार लेट द इमेज बी वर्चुअल करके इसको सॉल्व करिए, बिकॉज साइंस आपके डिफरेंट हो जाएंगे, आंसर डिफरेंट आएगा। तो पहले रियल इमेज के लिए एज्यूम करके चलिए इसको और बताइए क्या आएगा। चलो करो सॉल्व। गिवन क्या है, फोकल लेंथ, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, अगर नेगेटिव नहीं डाला तो गलत हो जाएगा। -20 सेंटीमीटर। इमेज अगर हम रियल ले रहे हैं तो मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव, 3 टाइम्स है तो मैग्नीट्यूड 3 है, बट वी विल यूज अ नेगेटिव साइन हियर। क्लियर हो गया?
तो अभी आप यूज करो, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो v इज 3u। अब आप यूज करोगे मिरर फॉर्मूला, 1/f इज 1/u प्लस 1/u। सो ऑलवेज कीप योर माइंड ओपन कि मिरर का क्वेश्चन कर रहे हो कि लेंथ का कर रहे हो, ये नहीं भूल जाना, नहीं तो अगर फॉर्मूला रॉन्ग हो गया तो फिर एक भी साइन यहाँ इस क्वेश्चन में गलत हुआ तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, बस आप यहाँ पे अब v की वैल्यू पुट करो, यहाँ से u आ जाएगा एक आपका। सो -1/20 1/u प्लस 1/3u। इसको सॉल्व करिए अपने आप का, आपका u भी नेगेटिव ही आएगा। सॉल्व करिए, टेल मी व्हाट इज u। कितना आ रहा है? ये आ रहा है। तो एक केस में ये आया u आपका, इसको पॉइंट्स में कर लो, कितना आ गया 2.66 समथिंग, 26.6 है ना। अब वर्चुअल लेके चलते हैं, तो ये आपकी वो पोजीशन हो गई बिटवीन f एंड 2f1। यहाँ से अब आप फोकल लेंथ आपकी -20 दी हुई है, तो आपका 2f होगा 40 पे, तो ये बिटवीन f एंड 2f होगी 26.6 पे आपकी ऑब्जेक्ट पड़ी है, तो बियॉन्ड 2f आपकी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी जो 3 टाइम्स। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रे डायग्राम आप बना सकते हो इफ यू वांट। अब हम वर्चुअल लेके चलते हैं। So if the image is virtual, magnification आप यूज करोगे +3 now, because for virtual image magnification का साइन हम लेते हैं पॉजिटिव। So -v/u is 3 now, v is -3u now you will put। तो बस यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ 2/3 आ जाएगा, ठीक है, और ये -40/3 आ जाएगा, तो 13.33 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 13.3 आ गया। तो अब आप देखिए ऑप्टिकल सेंटर फोकस आपका 20 है, तो ये F और O के बीच में, यस लास्ट वाला केस हो गया। ठीक है, क्लियर है। सो दीज आर टू पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस, -13.3 सेंटीमीटर एंड -26.7 सेंटीमीटर। हो जाएंगे ऐसे न्यूमेरिकल्स, बस आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। चलो एक और लिखो, we wish to obtain a real inverted image। ये नोट कर लिया, कर लो पहले, चलो चलो लिखो, we wish to obtain a real inverted image of the same size, we wish to obtain a real and inverted image of the same size as that of object by a thin convex lens, of focal length 20 centimeter, by a thin convex lens of focal length 20 centimeter, where should the object be placed? हाँ बताओ बताओ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है? हाँ -40, मतलब 40 पे रखी है, क्योंकि वो 2f पे ही होगी ना। हाँ, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम कब होगा?
ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम कब होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f। तो अगर फोकल लेंथ 20 थी तो आपका 2f कहाँ पे होगा? 40 पे। सो -40 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट। ये तो ओरल क्वेश्चन ही है, 1 मार्क का हो सकता है ये, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन शायद आपको करवाया कि नहीं कराया, डोंट नो। अ कनकेव मिरर एंड अ कन्वेक्स लेंस आर प्लेस्ड अंडर वाटर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन देयर फोकल लेंथ? पता है ये आपको? चलो लिखोगे। अ कनकेव मिरर and a convex lens, a concave mirror and a convex lens are placed under water, are placed under water. How will their focal length be affected? How will their focal length be affected? क्या इफेक्ट होगा उनकी फोकल लेंथ पे? Anybody can tell? कोई बता सकता है क्या इफेक्ट होगा उनकी फोकल लेंथ पे? पहले मिरर, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ याद करो कि कोई फॉर्मूला है फोकल लेंथ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता हो, बिकॉज पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है, अगर मीडियम पे डिपेंड करता होगा तभी चेंज आएगा। पर हमने देखा है कि मीडियम का हम तो रिफ्लेक्शन में तो कोई नाम नहीं लेते हैं हम, ठीक है। मिरर के केस में हम तो कोई मीडियम चेंज होने की बात नहीं करते हैं। सो फोकल लेंथ ऑफ मिरर विल रिमेन द सेम, it will not get affected because its focal length is independent of refractive index. लेंस में हो सकता है, लेंस में हम लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कंसिडर करते हैं, जब वाटर में रख रहे हैं उसको तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर लेना पड़ेगा हम। तो मीडियम चेंज हो रहा है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा वहां पे उस केस में। सो फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल चेंज डेफिनेटली। अब कितना चेंज होगा वो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये तो लेंस फॉर्मूला था ना, लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है। देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। चलो पूरा बता देती हूँ, जिसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर आप अकेला इतना कह सकते हो कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है उसमें, ठीक है। यहाँ पे ये फोकल लेंथ है लेंस की, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं दोनों मीडियम के जिससे लेंस बना हुआ है, ठीक है। तो इस केस में आप देख रहे हो कि फोकल लेंथ लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, तो क्योंकि वो चेंज हो रहा है इसलिए फोकल लेंथ भी चेंज होगी। और अगर हमारा लिक्विड स्पेशली वाटर है तो आफ्टर कैलकुलेशन इसी फॉर्मूला को यूज करके कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एग्जैक्टली 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। हम कहते हैं कि इंक्रीज हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ कि ज्यादा हुआ बताओ? पहले ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर था, अब ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से कम हुआ कि ज्यादा हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना था? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 था, 1.5, ठीक है। ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा? ग्लास का डिवाइडेड बाय वाटर का कंपाउंड स्लैब फॉर्मूला है ये 1.5 और वाटर का 1.3, 4/3 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1.2 समथिंग, ठीक है। 15/13 ये उससे कम हो गया पहले। तो सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज डिक्रीज्ड फोकल लेंथ विल इंक्रीज, और स्पेसिफिकली वाटर के केस में इट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। अगर नोट करना है तो आप कर लो, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट सैंपल पेपर्स में गिवन है ये क्वेश्चन। तो वाटर के केस में एग्जैक्टली 4 टाइम्स हो जाती है। ठीक है,
अच्छा, एक ये बनाइए, कंप्लीट द रे डायग्राम। चलो बताओ, वेयर विल बी द रिफ्लेक्टेड रे? पैरेलल। चलो पूरब आके बनाओ यहाँ। एक मिनट, ये बनाएगा। चलो बनाओ। ये पैरेलल है? अच्छा, पैरेलल होनी चाहिए। तो जाओ, आओ आप रिद्धि, टेक अनदर चौक। हाँ, नॉर्मल किसमें से पास कर रही? हाँ, इधर तो कर रही हूँ, उधर फिर बनाओ। हाँ, नॉर्मल पासेस थ्रू सी, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी, अकॉर्डिंगली वी विल बेंड द रे। अब ठीक बनाया आपने, बट ये देखो ना, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, तो ये आके टकरानी उसके वापस भी तो आएगी ना। ठीक है, तो ये ऐसे बने। गुड, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो नॉर्मल पहले बनाइए, ये इंसिडेंट रे थी, उतने ही एंगल के थ्रू बेंड कर दीजिए, ये रिफ्लेक्टेड रे आ जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि एफ में से पास करे, सी में से पास, जो रूल्स करवाएंगे कहीं और भी तो हो सकती है। अब जैसे अगर मैं कहूं कि यहां से बनाइए, पोल पोल से बनाइए, कैसे बनाओगे? उतने ही एंगल के थ्रू हम बेंड करते हैं ना इसको, ऐसे उतने ही एंगल के थ्रू। वही चीज यहाँ पे भी हुई, वही चीज यहाँ पे भी हुई। ठीक है, चलो अब ये बनाइए, कौन बनाएगा रिफ्रैक्टेड रे? आ जाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। All of you draw the diagram. This is a glass slab and this is the incident ray. So how will the refracted ray and emergent ray look like? बना दो बस, बना दो बना दो। हाँ, no bending takes place, no refraction takes place for normal incidence in case of refraction. तो उसमें बेंडिंग होती नहीं। मैं ये देखना चाहती थी कि आप एरो किधर बनाओगे। जैसे आप ये गलती बहुत कर रहे हो पेपर में, मैंने देखा, अगर कोई रे सी में से लेते हैं, अगर कोई रे सी में से ले रहे हैं तो आप उसको वापस ले जाते हो, ठीक है, ठीक है। पर आपने लेंस में भी आप लोगों ने ऐसे किया हुआ था। ऑप्टिकल सेंटर में से जो रे थी उसको आपने रिट्रेस किया हुआ था, वो रिट्रेस नहीं होना, वो सीधा जाना है। ठीक है, उस केस में, लेंस के केस में ये रिट्रेस नहीं होगा, ओ में से सीधा, एरो नहीं बनाना वापस आने का। ये छोटी छोटी चीजें माइंड में रखो, नहीं तो बिना मतलब के नंबर कटेंगे आपके। ठीक है, आपके नहीं तो मार्क्स कटेंगे। सी में से रिट्रेस होगा, ये नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ मिरर है, मिरर में रे वापस आती है। ये लेंस का है, लेंस में रिफ्रैक्शन में बेंडिंग नहीं होती, रे गोज अनबेंट, मतलब स्ट्रेट, जस्ट लाइक दैट। तो ये बिल्कुल ऐसे जाता है। क्लियर? ऑल राइट, फाइन। अब लिखिए क्वेश्चन। ये प्रिज्म के तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। लिखो, डज क्रिटिकल एंगल डिपेंड अपॉन कलर ऑफ लाइट?
Does critical angle depend upon color of light? Yes or no? Why or why not? चलो बताओ, डिपेंड करती है कि नहीं? नहीं करती, कैसे पता? सभी का यही है आइडिया? क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बताओगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में वी हैड डिराइव्ड अ फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल. कौन बताएगा वो क्या था? म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, ये था, है ना? तो यहां से आपको पता लग रहा है कि क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है. कैन यू टेल मी कि वेदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ लाइट और नॉट? अब सी जो है डिपेंड्स ऑन म्यू. कहां से पता लगता है? कौन सा फॉर्मूला है? कॉचीज फॉर्मूला. कॉचीज फॉर्मूला बताया था आपको डिस्पर्जन में, दैट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ. और कलर जो है वो तो वेवलेंथ से रिलेटेड है. डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा. इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, उनका क्रिटिकल एंगल भी डिफरेंट होगा. So yes, critical angle depends upon color of light used. It depends upon color of light used also in total internal reflection. ठीक है? Now who will explain what is the reason of brilliance of diamond? Why does diamond shine so brilliantly? कौन बताएगा? आप भी बोलो कुछ. हाँ चलो आप बताओ. किसका? 2.4. दैट इज वेरी हाई. उससे क्या होता है? वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मेक क्रिटिकल एंगल वेरी स्मॉल. वो अबाउट 24 डिग्री हो जाता है, वो बहुत ही कम है. एंड ईच फेस ऑफ डायमंड इज कट इन सच अ वे दैट व्हेनेवर लाइट फॉल्स ऑन एनी फेस, then total internal reflection takes place because angle of incidence usually happens to be greater than this very small critical angle. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से ग्रेटर हो जाता है, विच इज द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, सीरीज ऑफ TIRs टेक प्लेस, एक फेज से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में. जब भी वो रे डेंसर से रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऐसे एडजस्टेड होते हैं, उसको कट ऐसे किया होता है कि एक नहीं, सीरीज ऑफ TIRs टेक्स प्लेस. एंड रिफ्लेक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग सर्फेसेस. तो उसकी वजह से क्या होता है? हमें शाइन दिखती है, वो एक्स्ट्रा शाइन है. तो ये सारा डिटेल आपने बताना. ऐसे ही सेकंड एग्जांपल क्या था TIR का? और कोई एग्जांपल? मिराज और ऑप्टिकल फाइबर, है ना? और ये भी बताए थे. ऑप्टिकल फाइबर्स दे वर्क सो एफिशिएंटली बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Whatever light enters one end, it is 100% coming out of the other end, no loss of signal at all. अगर हम नॉर्मल देखें, रिफ्लेक्शन रे जा रही है फिर रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो उसमें कुछ जो एनर्जी है वो सराउंडिंग्स में लूज हो जाती है, देयर इज सम लॉस. तो 100% ऑफ सिग्नल इज नॉट रिकवर्ड, बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स. दे आर शील्डेड ऑल्सो एंड देयर इज अ कोर एंड आउटर क्लैडिंग इज देयर, जैकेट इज देयर. तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस उनके इस तरह से एडजस्ट किए होते हैं कि एक बार रे एंटर कर जाए तो इट सफर्स अ सीरीज ऑफ TIRs. It gets propagated out of it. तो अपने आप IC से ग्रेटर होता जाता है और अपने आप रे टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होते होते दूसरे एंड से बाहर आ जाता है. ठीक है? तो अबाउट अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स कैन हैंडल अबाउट 2000 टेलीफोन कॉल्स साइमल्टेनियसली. दे आर सो एफिशिएंट. थर्ड है हमारा मिराज. मिराज ऑप्टिकल इल्यूजन है. वाटर अपीयर्स टू बी प्रेजेंट इन डेजर्ट एरियाज. जब एक्चुअली जाते हैं वहां वाटर नहीं होता. ठीक है? आप जाते हो, जब हाईवे पे जाते हो, आगे आपको कार्स की नीचे वहां शाइन दिखती है और कार की इमेज भी उसमें दिख रही होती है, वो मिराज ही होती है. आप आगे जब चले जाते हो वहां कोई वाटर नहीं होता, कोई शाइन एक्चुअली नहीं होती, आपको इल्यूजन हो रही होती है. ठीक है? तो उसका हम डायग्राम बनाते हैं मिराज का. पहले नहीं ना बनाया हुआ कॉपी में, अब उसका डायग्राम बनाते हैं मिराज का. थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं. और कौन सा एग्जाम्पल किया था TIR का? पोरोप्रिज्म. हाँ, वो नहीं भूलने. पोरोप्रिज्म्स, दे आर यूज्ड टू
deviate the path of light through 180 degree or 90 degree. They are used to divert the path of light and through the phenomenon of TIR. चलो वो इसके बाद कराती हूँ. Poroprprisms होते हैं. मिराज का डायग्राम देखिए. So there is a tree. This is an object. Suppose अब रोड साइड पे फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे रेयरर, यहाँ पे हीट ज्यादा होती है. एज वी गो अपर लेयर्स दे आर कोल्डर एंड दे एक्ट एज डेंसर मीडियम. तो ऊपर वाली लेयर ज्यादा डेंस होती जाती है. डेंसर लेयर्स, रेयरर लेयर्स, ये हॉटर लेयर्स हैं. यहाँ पे ट्रैफिक पास करता है, जो भी है, जो रोड्स हैं वो हॉट होती है इन कंपैरिजन टू अपर कोल्डर लेयर्स. अब जब उस ऑब्जेक्ट से रे डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है हमारी तरफ, हम सपोज इधर खड़े हैं, तो ये क्या होता है, डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये जो एंगल है ये बढ़ता जाता है. When this angle of incidence becomes greater than critical angle, धीरे धीरे एंगल इंक्रीज होता जाएगा because the ray is traveling from denser to rarer and rarer medium subsequently. So जब ये कंडीशन मीट हो जाएगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई TIR की. एक होती है IC से ग्रेटर होना चाहिए, दूसरा रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए. दोनों कंडीशंस मीट हो जाती है. देन रे गेट्स टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड. रे गेट्स टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड. और हम यहाँ से देख रहे हैं, हमें ऐसे लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है और इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज हमें उसमें दिखेगी. तो ये अगर उसकी इमेज दिख रही है, कुछ शाइन सी लगेगी हमें वहां पर. तो ये मिराज का डायग्राम. ठीक है, बना लो डायग्राम.